नमस्कार दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि 15वीं शताब्दी में भारत का यूरोप से व्यापार स्थल मार्ग से होता था, परंतु सन 1453 ईस्वी में उस्मानियों के कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाने के कारण यह मार्ग बंद हो गए, जिसके फलस्वरूप यूरोपियों ने भारत पहुंचने के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना स्टार्ट कर दिया। सन 1487 ईस्वी में बार्थोल्यूमोस डियाज नामक पुर्तगाली व्यापारी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर पहुंचा, जिसे उसने केप ऑफ स्टॉर्म्स नाम दिया। बाद में इसे केप ऑफ गुड होप कहा गया। इसके बाद सन 1497 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम के आदेश से वास्को डी गामा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज में निकला। मार्ग में वह एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीद से मिला। अब्दुल मनीद हिंद महासागर के रास्तों से पूरी तरह परिचित था, क्योंकि वह अरब व्यापारियों के साथ कई बार इन रास्तों से गुजरा था। अब्दुल मनीद की सहायता से अंततः 17 मई सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। दोस्तों, जब वास्को डी गामा यहाँ से व्यापार करके अपने देश पुर्तगाल वापस लौटा, तो उसे कुल लागत का 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। इस लाभ को देखते हुए उसी वर्ष सन 1498 ईस्वी में पुर्तगाल में एस्तादो द इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की गई। दोस्तों, अब चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि पुर्तगालियों के इस कंपनी की स्थापना करने के पीछे और भारत आने के पीछे क्या उद्देश्य थे। पहला तो व्यापारिक उद्देश्य ही था, जिसे हम सभी जानते हैं, परंतु क्या इसके पीछे केवल और केवल व्यापारिक उद्देश्य ही था? चलिए समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, 15वीं शताब्दी के आरंभ तक यूरोप के पूर्वी भाग में बैजंतिया साम्राज्य का शासन था। इसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया उस समय क्रिश्चियनिटी का धार्मिक केंद्र थी, मतलब ईसाई धर्म का मुख्य केंद्र कुस्तुनतुनिया ही था। परंतु जब बैजंतिया साम्राज्य को हराकर उस्मानियों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तब वहाँ पर ईसाई धर्म का पतन हो गया, क्योंकि वहाँ से पादरियों को भगा दिया गया, चर्च आदि तोड़ दिए गए। दोस्तों, पुर्तगाली ईसाई धर्म की हुई इस क्षति की भरपाई करना चाहते थे और साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों में अपने धर्म का प्रचार भी करना चाह रहे थे। इससे पूर्व भी भारत का यूरोप के साथ व्यापार तो होता था, परंतु अब एक नए समुद्री मार्ग की खोज हो जाने के बाद पुर्तगाली भारत से बेहतर संपर्क स्थापित कर सकते थे और धर्म प्रचार भी आसान हो गया। कहने का आशय यह है कि पुर्तगालियों का उद्देश्य केवल और केवल व्यापारिक न होकर धार्मिक भी था, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, यहाँ तक कि उन्होंने भारत में जबरन धर्म परिवर्तन भी किए। इन चीज़ों से यह साफ हो जाता है कि उनका उद्देश्य केवल और केवल व्यापारिक न होकर धार्मिक भी था। उनका तीसरा उद्देश्य राजनैतिक भी था। वह हिंद महासागर पर नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि यदि हिंद महासागर पर नियंत्रण कर लिया जाए तो भारत से व्यापार पर भी एकाधिकार स्थापित हो सकता था। दोस्तों, जब वास्को डी गामा भारत से अपने देश पुर्तगाल लौट रहा था, तो उसने एक बात नोटिस की। उसने देखा कि हिंद महासागर में अरब व्यापारियों का बहुत अधिक हस्तक्षेप है। इसी कारण पुर्तगाल से जो अगला अभियान पेड्रो अल्वारेज कैबरेल के नेतृत्व में सन 1500 ईस्वी में, यानी वास्को डी गामा के वापस जाने के 2 साल बाद ही पेड्रो अल्वारेज कैबरेल के नेतृत्व में भारत में अभियान आया। यह अभियान नौसैनिक अभियान था। पेड्रो अल्वारेज कैबरेल कुल 13 जहाज़ों के बेड़ों के साथ आया, जिसके साथ पुर्तगाली सेना भी थी, नौसेना, और साथ ही बहुत सारे तोप और बंदूकें थीं, मतलब उनके जहाज़ तोपों से लैस थे। पेड्रो अल्वारेज कैबरेल ने
एक अरबी जहाज को पकड़कर और भारत के स्थानीय राजा को सौंप दिया। इस प्रकार वह अरबों की शक्ति का परीक्षण करके और साथ ही साथ भारत की तत्कालिक स्थिति का अवलोकन करते हुए, मतलब अच्छे से उसने यह सब नोटिस किया कि भारत की वर्तमान में दशा क्या है, किस प्रकार यहाँ पर अपना मतलब अपने को और मजबूती से स्थापित किया जा सकता है। यह सब नोटिस किया उसने और साथ ही अरब व्यापारियों की शक्ति का भी एक टेस्ट लेकर वह अपने देश वापस पहुँच गया। इसके बाद सन 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा को भारत में फैक्ट्री स्थापित करने के उद्देश्य से भेजा गया। दोस्तों, यहाँ उत्पादन करने के लिए यानी प्रोडक्शन करने के लिए किसी फैक्ट्री की बात नहीं हो रही है, बल्कि फैक्ट्री का मतलब एक स्टोरेज सेंटर यानी संग्रहण केंद्र है, जहाँ पे क्रय और विक्रय की जाने वाली वस्तुओं को इकट्ठा करके रखा जा सके। वास्को डी गामा के प्रयासों से सन 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। इसके बाद सन 1505 ईस्वी में कुन्नूर में भी उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। यहाँ से वापस जाने के बाद वास्को डी गामा एक बार फिर भारत आया था सन 1524 ईस्वी में। इस बार उसकी भारत में ही मृत्यु हो गई थी, कोच्चि में। मतलब वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आया। पहला सन 1498 ईस्वी में पहली बार, और दूसरी बार 1502 ईस्वी में, और तीसरी बार 1524 ईस्वी में। दोस्तों, जब 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में फैक्ट्री लगा ली, इसके अलावा कुछ और छुटपुट जगहों पर, जैसे कुन्नूर मैंने बताया, वहाँ पे भी फैक्ट्री इनकी स्थापित हो गई। इसके बाद उनका पहला वायसराय 1505 ईस्वी में भारत आया। इसका नाम फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा था। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा सन 1505 ईस्वी से लेके 1509 ईस्वी तक पुर्तगाल का वायसराय रहा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नए समुद्री मार्ग की खोज से पूर्व मुख्यतः अरब ही भारत से व्यापार करते थे, क्योंकि यूरोपियों को स्थल मार्ग से आने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें बहुत अधिक कर चुकाना पड़ता था। जितना मतलब लाभ होता था, उसका बहुत बड़ा अंश कर चुकाने में ही चला जाता था। कहने का आशय यह है कि अरबों के साथ उस समय कंपटीटर के रूप में कोई नहीं था। मार्केट में जब कंपटीशन नहीं होता है तो मूल्य भी मनमाने लगाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अरब उस समय भारत से अपने मनपसंद तरीके से व्यापार करते रहे होंगे, अपने मनमाने मूल्य लगाते होंगे और बहुत सुविधा के साथ भारत से उनका व्यापार चलता था। परंतु जब पुर्तगालियों का प्रवेश हुआ हिंद महासागर में, तो अब उन्हें प्रॉब्लम होना तो तय ही था। और हम जानते हैं कि पुर्तगाली आक्रामक रवैये के साथ आते थे। वे आते ही मतलब लूटपाट मचाना शुरू कर दिया उन लोगों ने। जैसे हमने देखा 1500 में जब पेड्रो अल्वारेज भारत आया, तो उसने अरबी जहाज़ों को पकड़ लिया। तो इस तरह से वे जहाज़ों को पकड़ लेते थे, डुबोते थे या लूट लेते थे। तरह से दोनों का उद्देश्य बन चुका था कि दोनों में युद्ध होना लगभग तय था। फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा भी पहले से यह निश्चय करके आया था कि हिंद महासागर में अपना दबदबा कायम करना है और दूसरे व्यापारियों को वहाँ से भगा देना है। इसी कारण सन 1508 ईस्वी में पुर्तगालियों का मिस्र के व्यापारियों से युद्ध हुआ। उस समय गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासन था। क्योंकि पुर्तगाली गुजरात तट के आसपास भी बहुत अधिक लूटपाट मचाते थे, इसलिए महमूद बेगड़ा भी पुर्तगालियों से परेशान था। इसलिए उसने मिस्र के व्यापारियों का साथ दिया। मतलब एक तरफ मिस्र के व्यापारी और महमूद बेगड़ा, और दूसरी तरफ पुर्तगाल से फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा और उसकी नौसेना। इनके बीच में युद्ध हुआ सन 1508 ईस्वी में, जिसे चौल का युद्ध कहा जाता है। यह दीव के पास एक स्थान है, यहाँ पे उनका युद्ध हुआ। और इस युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा का बेटा मारा गया और इस युद्ध में पुर्तगालियों की हार भी हुई।
दोस्तों, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा तो पहले से ही तय करके आया था कि किसी भी तरह से हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करना है। और चौल के युद्ध में उसके बेटे की मृत्यु हो जाने के बाद उसने बदला लेने की भी ठान ली और इस तरह से 1509 ईस्वी में पुनः युद्ध हुआ। अब की बार तुर्की के व्यापारी, मिस्र के व्यापारी और गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा तीनों एक साथ थे और दूसरी ओर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की नौसेना थी। इस युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा विजयी रहा, मतलब इस युद्ध में पुर्तगाल की जीत हुई। गुजरात, मिस्र और तुर्की की संयुक्त सेना को हराकर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपना दबदबा कायम कर लिया। दोस्तों, चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं कि एक तरफ तो उनकी संयुक्त सेना थी, दूसरी तरफ पुर्तगाली थे, तो फिर उन तीनों की ही सेना कैसे पुर्तगालियों से हार गई, इसके क्या कारण थे। दोस्तों, इसका सबसे प्रमुख कारण पुर्तगालियों की नौसेना थी। उस समय पुर्तगालियों की नौसेना बहुत मजबूत थी, उसके आगे अरब और मतलब तुर्की और मिस्र आदि की सेना कहीं से भी नहीं टिक पा रही थी। दूसरा कारण यह था कि पुर्तगालियों के पास आधुनिक हथियार, मतलब आधुनिक बंदूकें और तोपें थीं। तीसरा कारण यह था कि एक तरफ तो पुर्तगाली पहले से ही इसी इरादे के साथ तैयारी करके आए थे और दूसरी तरफ अरब व्यापारियों को, मतलब तुर्की और मिस्र आदि के व्यापारियों को यह अंदाज़ा नहीं था। वह पहले से तैयार नहीं थे क्योंकि अब तक उनका तो भारत से अकेले ही व्यापार चलता आ रहा था। उन्हें तो यह उम्मीद ही नहीं थी कि मतलब भारत से कोई नया रास्ता होगा या फिर यूरोप वाले भारत से व्यापार करने के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज कर लेंगे। अब तक उनका ही व्यापार पर दबदबा था और जो भी पहले से मार्ग थे उन पर भी उनका ही दबदबा था। तो अचानक से कुछ ही समय में वे अपने आप को इतना भी तैयार नहीं कर सकते थे जब अब तक वो नहीं तैयार थे। और चौथा कारण यह था कि यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था और यहाँ पे पुनर्जागरण जैसी कोई बात नहीं। अगर यहाँ की सेनाओं और हथियारों सभी चीज़ों पर अगर हम दृष्टि डालें तो ऐसा पता चलता है कि उस समय अरबवासी और भारत कहीं ना कहीं एक तरह से पिछड़ा हुआ प्रतीत होता है, जबकि यूरोप उस समय काफ़ी एडवांस होने लगा था। भारत के भी जितने भी मतलब 1526 में मुग़ल शासन स्थापित हुआ। मुग़ल शासक भी शक्तिशाली थे, परंतु उन सब ने केवल स्थल पर ही ज़्यादा फोकस किया, स्थल पर ही सेनाएं कायम की और नौसेना पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। जबकि हम जानते हैं कि भारत में राजेंद्र चोल जैसे राजा हुए जिन्होंने अपनी सेना के दम पर ही श्रीलंका आदि पर भी नियंत्रण किया। इस तरह से हम देखते हैं कि मतलब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति मजबूत करके 1509 ईस्वी में यहाँ से चला गया और वह अपनी इसी नीति ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए मुख्यतः जाना जाता है। इसके बाद पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, जो 1509 से लेकर 1505 ईस्वी तक वायसराय रहा। क्योंकि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के समय पुर्तगालियों का हिंद महासागर में वर्चस्व स्थापित होने लगा था, मतलब वो अपना पैर हिंद महासागर में मजबूत कर पाए थे, इसलिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने हिंद महासागर के साथ साथ स्थल पर भी ध्यान देना आवश्यक समझा। इसी क्रम में उसने सन 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। इस तरह 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों का गोवा पर अधिकार हो गया। इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में मलक्का पर और सन 1515 ईस्वी में हारमुज पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क एक महत्वपूर्ण वायसराय था क्योंकि इसने गोवा पर अधिकार किया और यही गोवा आगे चलकर पुर्तगालियों का मुख्यालय बना भारत में और यह गोवा सन 1961 तक पुर्तगालियों के ही पास रहा। इसे आज़ाद कराने के लिए भारत को ऑपरेशन विजय करना पड़ा था। इसने मलक्का और हारमुज पर भी अधिकार किया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है और जो मलेशिया है, इन दोनों को अलग करने वाली जल संधि मलक्का जल संधि है। यह दक्षिणी चीन सागर जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है
और अंडमान सागर जो हिंद महासागर का हिस्सा है, इन दोनों को जोड़ती है। अर्थात प्रशांत महासागर से यदि कोई भी हिंद महासागर में प्रवेश करना चाहता है तो उसे मलक्का जलसंधि से होकर गुजरना पड़ेगा। इसीलिए यह दक्षिण पूर्वी एशिया की व्यापारिक मंडी थी और मलक्का पर अधिकार हो जाने से पुर्तगालियों का इस क्षेत्र में दबदबा हो गया। दोस्तों, अल्बुकर्क ने 1515 ईस्वी में हारमुज पर भी अधिकार कर लिया। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि हारमुज भी महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, यदि आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई का पड़ोसी देश ओमान है। ओमान का बड़ा क्षेत्र यूएई के पूरब में है, परंतु यदि आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो यूएई के उत्तर में भी ओमान का ही छोटा सा क्षेत्र है और उसके उत्तर में पतली सी जलसंधि है जो ओमान को ईरान से अलग करती है। तो ओमान को ईरान से अलग करने वाली इसी जलसंधि का नाम हारमुज जलसंधि है। दोस्तों, हारमुज जलसंधि ईरान को ओमान से अलग करती है, परंतु यह अरब सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ने का भी कार्य करती है। अर्थात अगर आपको अरब सागर से फारस की खाड़ी में प्रवेश करना हो या फारस की खाड़ी से अरब सागर में प्रवेश करना हो तो आपको इसी जलसंधि से होकर गुजरना पड़ेगा। हारमुज पर नियंत्रण करने से पुर्तगालियों का इस क्षेत्र में भी दबदबा हो गया। इसी कारण गोवा, हारमुज और मलक्का इत्यादि पर नियंत्रण करने के कारण ही अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, इसका एक और कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, वह है विवाह की नीति। इसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वह भारत में पुर्तगालियों की बस्तियां बसाना चाहता था और विवाह संबंध स्थापित हो जाने के कारण यहाँ के लोग पुर्तगालियों का विरोध भी नहीं करते और साथ ही साथ ईसाई धर्म को मानने वालों की आबादी भी बढ़ती, क्योंकि जिन स्त्रियों से विवाह होता वो भी ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाती और उनकी संतानें भी ईसाई ही बनी। इसी विवाह नीति के तहत पुर्तगालियों ने भारतीय स्त्रियों से जबरदस्ती भी विवाह किए और उनके बलात्कार भी किए और इसी कारण अल्बुकर्क ने गोवा के आसपास के क्षेत्रों में सती प्रथा पर रोक लगाने का भी प्रयास किया, क्योंकि उस समय भारतीय समाज में विधवाओं की स्थिति निम्न थी और उनसे भारतीय विवाह नहीं करना चाहते थे। अतः उन्हें पुर्तगालियों से विवाह करने के लिए मजबूर करना आसान था। दोस्तों, पुर्तगालियों का एक अन्य वायसराय जो शक्तिशाली माना जाता है उसका नाम है नीनो डी कुन्हा। वह 1530 ईस्वी से लेकर 1538 ईस्वी तक भारत में वायसराय रहा। इसने ही 1530 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। दोस्तों, पुर्तगालियों ने 1534 ईस्वी में बसीन द्वीप पर अधिकार कर लिया, 1535 ईस्वी में दीव पर और 1559 ईस्वी में दमन पर अधिकार कर लिया। उन्होंने गोवा, हुगली, कोचीन और मद्रास इत्यादि जगहों पर अपनी फैक्ट्रियां लगाई और भारत में डचों और अंग्रेज़ों के आने तक लगभग 100 से 150 वर्षों तक पुर्तगालियों ने व्यापार पर वर्चस्व बनाए रखा। दोस्तों, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर इस प्रकार नियंत्रण कर लिया था कि कोई भी अपनी जहाज़ लेकर हिंद महासागर में बिना पुर्तगालियों की अनुमति के नहीं प्रवेश कर सकता था। हिंद महासागर में प्रवेश के लिए उन्होंने एक कार्टेज सिस्टम शुरू किया था जिसे कार्टेज आर्मीडा काफिला भी कहा जाता है। जिसके पास पुर्तगालियों का यह कार्टेज नहीं होता था उसे पुर्तगाली लूट लेते थे, जहाज़ों को डुबा देते थे और जो इनसे कार्टेज को खरीदते थे और परमिशन लेकर हिंद महासागर में प्रवेश करते थे उनके सामानों की सुरक्षा की गारंटी ये लेते थे। इन्हीं सब कारणों से हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर के नाम से भी जाना जाने लगा था। दोस्तों, यहाँ तक कि बादशाह अकबर को भी हिंद महासागर में प्रवेश के लिए पुर्तगालियों से कार्टेज लेना पड़ता था। हालांकि अन्य लोगों को कार्टेज देने के लिए पुर्तगाली उनसे मूल्य वसूलते थे, परंतु मुग़ल बादशाह अकबर के लिए यह कार्टेज निःशुल्क था, फ्री था।
फिर भी वे कार्टेज लेने के बाद ही बादशाह अकबर को भी जाने देते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वह यह दिखाना चाहते थे कि हिंद महासागर में पूरी तरह से उनका ही नियंत्रण है। दोस्तों, पुर्तगालियों ने भारत में धर्म प्रचार के लिए कई मिशनरियों को भेजा। इसी क्रम में एक प्रसिद्ध मिशनरी सेंट जेवियर्स फ्रांसिस्को डी सूजा नामक वायसराय के समय में भारत आए थे। दोस्तों, अब चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि पुर्तगालियों का भारत में पतन का क्या कारण था। पहला कारण यह था कि वे अपनी छवि समुद्री लुटेरों की तरह बनाए हुए थे। वे जहाज़ों को लूट लिया करते थे और जहाज़ों को पकड़कर समुद्र में डुबो दिया करते थे। इस कारण भारत के राजा और नवाब उनसे खुश नहीं थे। भारतीय जनता भी उनसे खुश नहीं थी। दूसरा कारण यह था कि वे धार्मिक रूप से असहिष्णु थे। वे अन्य धर्म को मानने वाले लोगों का सम्मान नहीं करते थे और साथ ही कई बार उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया। मतलब दोस्तों, पुर्तगालियों ने आते ही लूटपाट मचाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन भी कराए और साथ ही भारतीय स्त्रियों से जबरन विवाह भी किए। इन सब कारणों से भारतीय जनता और भारतीय शासकों ने उनका कड़ा प्रतिरोध किया। वहीं हम देखेंगे कि बाद में अंग्रेज भी भारत आए, परंतु उन्होंने डायरेक्ट लूटपाट और जबरन धर्म परिवर्तन का कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने कूटनीति और चालाकी का सहारा लिया। दोस्तों, अपने से अधिक शक्तिशाली डचेज और अंग्रेजों का आना भी पुर्तगालियों के पतन का एक मुख्य कारण था, क्योंकि पुर्तगाली डचेज और अंग्रेजों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। इसके अलावा एक मुख्य कारण मराठों और मुगलों का प्रतिरोध भी था। दोस्तों, पुर्तगालियों का भारत में पतन हो गया और वो भारत से चले भी गए, परंतु तब तक उन्होंने भारतीय संस्कृति पर अपने कुछ प्रभाव भी छोड़े। अब चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि पुर्तगालियों के आगमन से भारत में क्या-क्या मतलब प्रभाव पड़ा। भारत में गन्ना, आलू, पपीता, लाल मिर्च और तंबाकू आदि की खेती का प्रारंभ पुर्तगालियों के आगमन के द्वारा ही हुआ। उन्होंने 1556 ईस्वी में गोवा में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित किया। उन्होंने भारत में वायलिन भी इंट्रोड्यूस किया, जो आज भारत की शास्त्रीय संगीत के वाद्य यंत्रों में से एक प्रमुख यंत्र है। इसके अलावा पुर्तगालियों ने गोवा में अनेक चर्च बनाए, जिस कारण भारत में गोथिक वास्तुकला की शुरुआत हुई। दोस्तों, यदि आप हिंदी पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हिंदी भाषा में अनेक शब्द तत्सम, तद्भव तथा देशज हैं, परंतु अनेक शब्द बाहर से भी हिंदी भाषा में शामिल हुए, जिन्हें आगत या विदेशज शब्द भी कहते हैं। तो पुर्तगालियों के आगमन से हिंदी भाषा में अनेक शब्द जैसे साबुन, तौलिया इत्यादि भी शामिल हुए। अब चलिए इस वीडियो को ख़त्म करने से पूर्व एक बार अब तक डिस्कस की हुई चीज़ों को दोहरा लेते हैं। सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। यह 2 बार और आया, 1502 ईस्वी और 1524 में इसकी मृत्यु हो गई भारत में। दोस्तों, भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था, जो 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक वायसराय था। इसे शांत जल की नीति अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। दूसरा वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। यह 1509 ईस्वी से लेकर 1515 ईस्वी तक वायसराय था। इसने गोवा पर अधिकार किया। इसके अलावा मलक्का और हारमुज पर अधिकार किया और विवाह नीति की शुरुआत की। तीसरा महत्वपूर्ण वायसराय नीनो डी कुन्हा है, जिसने 1530 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। पुर्तगालियों ने गोवा, बसीन द्वीप, सालसीट द्वीप अर्थात मुंबई, दमन दीव, मलक्का, हारमुज इत्यादि पर अपना अधिकार किया और कोचीन, गोवा, मद्रास, हुगली इत्यादि जगहों पर अपनी फैक्ट्रियां लगाई। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने सुझावों को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।